तो ठीक है, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम हैलो एरिन्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलो एरिन्स के अंदर देखेंगे। पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रखी है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती कौन सी है? दोज रिएक्शन इन विच ए वीक इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्लेस बाय ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल इज नाउन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी है वो दी है हैलो एरिन्स के अंदर। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हैलो एरिन्स होते हैं उसमें रिंग के साथ क्या अटैच है? हैलोजन एटम अटैच है। ठीक है, और ये जो हैलोजन एटम इसके साथ जो अटैच होता है, ठीक है, उस हैलोजन एटम का क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट इसके ऊपर किस तरह होगा वो आप देख सकते हो कि जो इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिंग के साथ कंजुगेशन में आ जाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कहाँ पे ज़्यादा मिलेगी आपको? ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे हाई मिलेगी। ठीक है, तो ये जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो हैलो एरिन्स होती है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो मेनली कहाँ पे होगी? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होगी। क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन के कारण हमें क्या मिलेगी? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे प्रेजेंट है? जो किस पे? रिंग के ऊपर जो प्रेजेंट है, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर है, वो क्या करेगा? वो अपने प्लस आर इफेक्ट के कारण, यानी यहाँ पे क्या होगा? प्लस आर इफेक्ट होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिंग के साथ कंजुगेशन में आ जाएंगे। ठीक है, जिससे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगी? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो इसका मतलब इसके कारण क्या है, जो हैलो एरिन्स के अंदर अगर हम बात करें, हैलो एरिन्स में जो ये हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है? ऑर्थो और जो पैरा पोजीशन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो कोई जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ पे आएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा। तो इसका मतलब ये क्या शो करेगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करेगा, या रिंग को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। ठीक है, या आप कह सकते हो ये अपना क्या शो करता है? एक्टिवेटिंग इफेक्ट शो करेगा। किसके लिए? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। एक साइड तो आपने देखा कि जो हैलोजन एटम है वो क्या कर रहा है? अपने जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो रिंग के साथ कंजुगेशन में दे रहा है, जिससे वहाँ पे क्या होगी? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे देखने को मिलेगी। तो दूसरी तरफ अगर आप देखो तो जो हैलोजन एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है नेचर में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होने के कारण ये क्या शो करेगा? ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट मीन्स ये क्या करेगा? जो रिंग है उससे जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है रिंग की वो क्या खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये क्या कर रहा है? जो रिंग से जो इलेक्ट्रॉन अगर खुद की तरफ विड्रॉ करेगा तो जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज दिखाई दे रही है उन्हीं पोजीशन पे क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। जब ये क्या शो कर रहा है? माइनस आई इफेक्ट। ये क्या करेगा? जो रिंग के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उससे रिंग पे क्या आ जाएगी? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपको क्या देखने को मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। ठीक है,
तो इसका मतलब ये दोनों टाइप्स के इफ़ेक्ट शो करता है। ठीक है, बात ये है कि इन दोनों में से कौन सा इफ़ेक्ट डोमिनेंट होगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इन्हीं स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है, एक तरह से ऑर्थो पैरा क्या शो करेगा, इसी -I इफ़ेक्ट के कारण ये स्लाइटली क्या होता है, ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग इफ़ेक्ट शो करेगा। जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसको ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इजीली आके यहाँ पे अटैच नहीं होगा, मतलब माइल्ड कंडीशन के अंदर ये रिएक्शनें नहीं होनी। ठीक है, अगर कंपेयर किया जाए तो जो आपको ये हेलो एरिन्स दी है, इस हेलो एरिन्स की कंपेयर में जो बेंजीन होती है, ठीक है, वो क्या होती है, ज़्यादा रिएक्टिव होगी किसकी तरफ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, जो कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको ईजिली से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करवा सकती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो हमें पता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या मिलेगी आपको, -I इफेक्ट के कारण क्या मिलेगी, कम मिलेगी, जबकि यहाँ पे कोई भी इस टाइप का इफेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो क्या होगी, हेलो एरिन्स की कंपेयर में माइल्डर कंडीशन के अंदर कंप्लीट होगी। या आप कह सकते हो कि बेंजीन इज more reactive towards electrophilic substitution reaction than haloarenes। ठीक है, या यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि वाई haloarenes आर लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन बेंजीन। ठीक है, तो उसके पीछे बस यही रीज़न आना है, क्योंकि हमें पता है कि हेलो एरिन्स के अंदर -I इफेक्ट के कारण क्या होगी, ये डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट अपने को देखने को मिलेगा, जबकि जो अपने को क्या दी हुई है, बेंजीन है, उसके अंदर इस टाइप की कोई भी कंडीशन नहीं रखी हुई। ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे तो हमें पता है कि जो हेलो एरिन्स है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होती है, बट वो बेंजीन की कंपेयर में क्या होगी, ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर कंप्लीट होगी। समझ में आया? ठीक है, तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वैसे हमने +R इफेक्ट के बेस पे देखा कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हमेशा कहाँ पे आके अटैच होगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। ठीक है, तो अब हम इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, जिसमें आपको दे रखा है हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, तो ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे हैलोजिनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर यहाँ हमने पहले भी शायद स्टडी किया था कि जो क्लोरोबेंजीन है, अगर आप उसका क्या करो, डायरेक्ट क्लोरीनेशन करो, किसकी प्रेजेंस के अंदर, एक लेविस एसिड होगा, या तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या फेरिक क्लोराइड आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादातर हमें क्या दिए, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड भी आप यूज़ कर सकते हो, जो कि एक लेविस एसिड है, और हमें पता है ये लेविस एसिड किसका काम करेगा, हैलोजन कैरियर का। ठीक है, तो इसी के कारण क्या होगी, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी और हमें क्या मिलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, जिसमें एक तो आपको ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और दूसरा मिलेगा पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो हेलो एरिन्स की है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या ली, क्लोरोबेंजीन ली। तो हमें पता है कि ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, जो पैरा क्लोरोडाइबेंजीन है, नहीं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, और ये दूसरा जो है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है,
समझ में आई इतनी। उसके बाद जो देखो नेक्स्ट, ये तो था हेलोजिनेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो दिया है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जो आप हेलोबेंजीन का करोगे तो वो किसकी प्रेजेंस में होता है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट काम करेगा, ठीक है, और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का हम यूज़ करेंगे नाइट्रेशन में, ठीक है। साथ में क्या होगा, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज़ होगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, वही ऑर्थो और पैरा जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वही मिलेंगे, जिसमें पैरा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इनकी नेमिंग भी आपको साथ की साथ आनी चाहिए। ये जो आपको मिला है वो क्या है, क्या मिला ये, यहाँ पे क्या हो गया 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, और ये क्या हो गया 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। तो कईयों के ये मन में डाउट होता है कि ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों ऐड किए हैं, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या काम करेगा। तो अगर आप इसका मैकेनिज़्म देखोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड से क्या आया, कैटलिस्ट की फॉर्म में ये एक्ट कर रहा है, तो ये प्रोटॉन आएगा जो क्या करेगा, जो आपको नाइट्रिक एसिड दिया है उससे क्या जनरेट करवाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराएगा। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और इस कंडीशन में यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन, जिससे आपको ये कंडीशन मिलेगी। तो दोनों में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड क्लीवेज होगी, और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होने से यहाँ पे आपको नाइट्रो ग्रुप क्या है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, ठीक है। बाद में इसकी क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, क्योंकि रिंग के साथ अगर आप देखो तो उसमें सेम वैसे ही जैसे आपने पीछे क्लोरीनेशन स्टडी किया है, ये जैसे ही नाइट्रोनियम आयन यहाँ पे आएगा तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये अपने को जो मिलेगा मैकेनिज़्म के अंदर अगर आप करोगे तो ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। साथ में क्या है, ये प्रोटॉन, और यहाँ पे आपको हैलोजन दे रखा है, ठीक है। बाद में ये प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है, कार्बोकेटायन। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप खुद बना के देख लेना, जो रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। ये सिंपल फॉर्म में मैंने थोड़ा सा आपको मैकेनिज़्म बताया जो कि +1 का टॉपिक है, ठीक है। तो ये अपने को जो इस तरह क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रेशन, ठीक है। उसके बाद जो दिया है अपने को वो दिया है सल्फोनेशन। क्या दिया है, सल्फोनेशन। तो नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के अंदर क्या मिलेगा आपको, जो आपको क्या दिए हेलो एरिन्स दे रखी है, उस हेलो एरिन्स को हम ट्रीट करेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब इसको इसके साथ ट्रीट किया गया, ठीक है, तो हमें क्या मिलेंगे, इसके सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, जिसमें हमें ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, जो कि क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, और जो दूसरा अपने को मिलेगा वो मिलेगा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इसके अंदर भी अगर आप देखो तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये इस तरह अरेंज होता है, ठीक है। दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मतलब ये भी एसिड कैटालाइज ही है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो SO3H होगा, ठीक है। हर एक बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि ये सल्फोनिक ग्रुप क्यों ऐड हो रहा है। डाला तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड था, ठीक है, बट SO3H ही क्यों ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है। क्लियर हुआ। बाकी मैकेनिज़्म उसकी तरह ही होगा जैसे हमने अभी नाइट्रेशन का देखा, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ अपने को दिए हैं वो दिए फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन।
तो जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है इसका यूज किया जाता है कि कोई भी आपको एरोमेटिक रिंग दी है, उस रिंग के अंदर या कोई हेलो एल्केन दी है, उसमें एल्काइल ग्रुप को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पे हेलो एरिन्स दी है, उस हेलो एरिन्स को आप कोई भी एल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है, यहाँ क्लोरो है या हैलोजन लिख लो, एक ही बात है, आप इसको किसके साथ ट्रीट करोगे, एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट कर रहे हो, और किसकी प्रेजेंस में कर रहे हो, तो वो अपने को दिया है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसकी प्रेजेंस में करेंगे तो वो इसको इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जनरेट करवाएगा जो कि मिथाइल कार्बोकेटायन होगा। ठीक है, और उसका जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो हमें कहाँ पे मिलेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो ये आपको इसके सेम वही ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन एंड 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। तो इस तरह ही इसका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, मान लो सीधी बेंजीन दी है और आपको क्या बनानी है, टॉलीन बनानी है। ठीक है, तो ये बेंजीन में आप क्या करो, मिथाइल क्लोराइड ऐड करो, सेम यही कंडीशन अप्लाई करो, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐड किया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सीधी टॉलीन मिल जाएगी। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो वो ग्रुप क्या करते हैं, जो कोई भी इनकमिंग कोई ग्रुप होता है उसकी पोजीशन को डिसाइड करता है। तो ये आपने +1 में पढ़ा होगा कि कौन से ग्रुप जो हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं वो इनकमिंग कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है उसको कौन सी पोजीशन पे अटैच करेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये हो जाएगा। उसके बाद अपने को दिया है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से ये लास्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इसमें क्या हुआ, एसाइलेशन का मतलब होता है एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप मीन्स RCO ग्रुप। इसकी क्या होगी, रिप्लेसमेंट होगी किसके साथ, जो हाइड्रोजन एटम होगा जो भी आपको रिंग का दे रखा है, हेलो एरिन्स का दे रखा है। ठीक है, तो उसके साथ ये क्या करेगा, रिप्लेसमेंट करेगा। तो यहाँ पे आपको जैसे कोई हेलो एरिन्स दिए, क्लोरोबेंजीन दिए, और आप इसको इथेनॉइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हो। ठीक है, एसाइल हैलाइड के साथ, इसकी प्रेजेंस के अंदर यहाँ भी लेविस एसिड एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड चाहिएगा। ठीक है, तो उसकी प्रेजेंस में क्या देगा, ये सेम उसी तरह हमें ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। एक तरह से क्या मिलेगी, कीटोन मिलेगी। क्या मिलेगी, कीटोन मिलेगी, जिसमें जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो होगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये होगा मेजर और ये क्या होगा, माइनर। ठीक है, तो ये क्या है, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन और इधर वाली है 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। तो ये हो गई इसकी जितनी भी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें हेलो एरिन्स के अंदर दी हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉली हैलोजन कंपाउंड। क्या दिए, अगर आपसे ये कह दे, देखो एक मिनट, ये क्लोरोबेंजीन है और इससे क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है, तो आप इसका क्या करोगे, रिडक्शन करोगे। तो इसके रिडक्शन के लिए एक रिएक्शन याद रखना कि आप क्या करते हो, निकल एल्यूमिनियम एलॉय, ठीक है, उसके अंदर इसको डालेंगे और साथ में यूज़ करेंगे एल्कली का। ठीक है, यानी ये वेसल जो इसका बना होता है, ठीक है, उसमें जैसे ही एल्कली ऐड करेंगे ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, क्योंकि बेस मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं और वही हाइड्रोजन गैस क्या करवाएगी, इसका रिडक्शन करवा देगी। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे ब्रैकेट में H लिख सकते हो जो यहाँ से मिल रही है, नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्लोरोबेंजीन से अगर बेंजीन बनानी है, सिंपल 1 स्टेप मेथड चाहिए तो सीधा रिडक्शन करो। क्लियर है? ठीक है, तो इसके बाद जो हम करेंगे पॉलीहेलोजन कंपाउंड, और उनके अंदर हमें उनके यूजेस पढ़ने हैं जो एज एनसीईआरटी के
अकॉर्डिंग, ठीक है। उनकी प्रिपरेशन वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स कौन से होंगे। पॉलीहेलोजन कंपाउंड कौन से होंगे, नाम से ही पता चल रहा है कि दोज कंपाउंड इन विच मोर देन वन हेलोजन एटम इज प्रेजेंट, ठीक है। जिसमें क्या होंगे, एक से ज़्यादा क्या होंगे, हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उनको हम बोलेंगे क्या, पॉलीहेलोजन कंपाउंड, ठीक है। तो फर्स्टली जो अपने को पॉलीहेलोजन कंपाउंड दिया है वो दिया है डाइक्लोरोमीथेन, या इसको बोलते हैं मिथाइलिन क्लोराइड। क्या बोलेंगे, मिथाइलिन क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। तो हमें इनके क्या पढ़ने हैं, यूजेस पढ़ने हैं, ठीक है। और कोई ख़ास चीज़ें हमें नहीं पढ़नी, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट यूज़ है, अगर आप यूजेस पढ़ोगे तो इस यूजेस में सबसे पहले अपने को दिए है ये किसके रूप में यूज़ किया जाता है, यूज एज ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसके लिए, पेंट रिमूविंग के लिए, कोई पेंट कलर वगैरह किए होते हैं उसको रिमूव करने के लिए, एज ए प्रोपेलेंट, ठीक है। प्रोपेलेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है जो कि एरोसोल्स के अंदर होता है। और इसके अलावा यहाँ पे इसने बताया कि ये सॉल्वेंट्स के रूप में कुछ ड्रग्स की प्रिपरेशन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसने ये भी बताया कि ये मेटल क्लीनिंग किस में यूज़ होता है, मेटल क्लीनिंग के रूप में या फिनिशिंग सॉल्वेंट के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये तो आ गए इसके यूज। मेन जो है इसके अंदर वो क्या है, इसका फिजियोलॉजिकल, ठीक है। क्या दिया हुआ है, फिजियोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट है, यानी हमारी बॉडी के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई इसके कांटेक्ट में आ जाता है तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सीधी सी बात है, इस तरह के केमिकल सबसे पहले किस पे अटैक करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ये क्या कहाँ पे अटैक करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो हमारी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसके ऊपर क्या डालेंगे, ये अपना इफ़ेक्ट डालेंगे, ठीक है। और ये कह रहा है कि अगर आप इसके थोड़ी सी अमाउंट में यानी लो कंसंट्रेशन में इसके कांटेक्ट में आ जाओ तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। एक तो हीयरिंग इम्पेयरमेंट हो जाएगी, सुनेगा कम, सुनने में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। और विज़न के अंदर भी क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। लो विज़न हो जाएगा या विज़न प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जब ये का क्या होगा, लो कंसंट्रेशन के अंदर अगर आप इसके कांटेक्ट में आ जाते हो, ठीक है। अगर ये क्या है, हाई कंसंट्रेशन के अंदर है तो उससे क्या होगा, उससे यहाँ पे इसने बताया कि चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, डिजीनेस, ठीक है। सुन पड़ जाएगी किसमें, उंगलियों के अंदर, नंबनेस, ठीक है, फिंगर टॉयस वगैरह के। और इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, टिंगलिंग होने लग जाएगी, नोशिया, नोशिया मीन्स घबराहट होने लग जाएगी, जी मचलने लग जाएगा, ठीक है। टिंगलिंग का मतलब होती है झुंझुनाहट, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। फिर आगे इसने बताया कि अगर ये आई के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, तो इससे क्या है, आई अगर कांटेक्ट में आ जाएगी तो कॉर्निया जो है वो जल जाएगी, ठीक है। बर्निंग किसकी, कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया की बर्निंग हो जाएगी, ठीक है। इसके वेपर के कांटेक्ट में भी आ जाते हैं ना, तो भी उससे कॉर्निया क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, चाहे वो एनिमल है कोई है, बस आई होनी चाहिए उसकी, क्योंकि आई में ही क्या मिलेगी, कॉर्निया मिलेगी। समझ में आ गया। तो ये हमें इसके यूज़ और फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट दिए थे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, क्लोफॉर्म के बारे में, ठीक है। तो अपने को देखो क्लोफॉर्म दिए, इम्पोर्टेंट है। सेकंड वन जो अपने को दिया है वो है क्लोफॉर्म। क्लोफॉर्म किस काम आती है, फिल्मों में देखा ना, टीवी में, क्लोरोफॉर्म किडनैप करते हैं ना, ठीक है, थोड़ा सा नाक के लगाया और उठाया और ले गए, ठीक है।
तो क्लोरोफॉर्म अगर हम बात करें, क्लोरोफॉर्म की सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किसके लिए, इसके यूज़ के लिए। पहले तो हम यूज़ देखते हैं ना, कोई चीज़ है किस काम आएगी। ठीक है, सीधी सी बात है, लगभग तो ये सारे सॉल्वेंट के रूप में यूज़ होने वाले हैं। कहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है, तो ये किसके रूप में यूज़ होगा, सॉल्वेंट के रूप में। ठीक है, सॉल्वेंट कहाँ पे यूज़ होगा, रेजिन, ऑयल, फैट, ठीक है, एल्केलॉइड, यानी इन सभी के अंदर इसका सॉल्वेंट्स के रूप में यूज होता है। ठीक है, सेकंड यूज जो इसने बताया है, ये फ्रीओन, रेफ्रिजरेंट वगैरह बनाने के अंदर यूज होता है। ठीक है, जैसे R12 मीन्स यहाँ पे अपने को दिया है क्या CF2 आएगा ना। ठीक है, इस तरह के आगे हम पढ़ेंगे, फ्रीओन स्पेशल पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट इसका जो यूज़ है वो कहाँ पे यूज़ होता है, स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन के अंदर। जो एनाटॉमिकल स्पेसिमेन होते हैं ना, बॉडी काट ली और उसको यानी ख़राब ना होने दे। ठीक है, एनाटॉमिकल जो स्पेसिमेन है उनको प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे ऑप्शनल क्वेश्चनों के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके यूज। बात आती है किसका, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में, यानी शरीर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्लोरोफॉर्म क्या है भाई, सीधी किस पे इफेक्ट डालती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही अटैक करेगी डायरेक्टली। ठीक है, तो ये क्या है, अनेस्थेटिक के रूप में यूज़ किया जाता है किस टाइम, सर्जरी के टाइम। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन वगैरह पहले करते थे ना तो यही सूंघा देते थे। ठीक है, सूंघा के बेहोश करो, काटो पाटो, कुछ भी करो। ठीक है, वहाँ पे अब इसको रिप्लेस कर दिया गया क्लोरोफॉर्म को, क्योंकि ये क्या होती है, टॉक्सिक होती है। अब इथर के एनेस्थेटिया यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फिर आगे इसने बताया ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करती है भाई, ये डिप्रेस कर देती है, डिप्रेशन मतलब। ठीक है, उसको क्या कर देगी, डिप्रेस कर देगी। अगर ये लो कंसंट्रेशन के अंदर है, ठीक है, तो क्या करेगी, हेडेक होगा, सर दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और क्या हो सकता है इससे भाई, थकान हो सकती है, फैटिग, थका हुआ सा महसूस करेगा। ठीक है, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, पता ही है नशा है, ये नशा हो जाता है ना दिमाग में, सुन्न हो जाती है। ठीक है, तो यानी चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। अगर दे दिया क्या, हाई कंसंट्रेशन में। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन में भाई क्या हो सकता है, ठीक है, वैसे तो यही कंडीशनें होती हैं। ठीक है, हाई है चाहे लो है, यही कंडीशनें अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, लो कंसंट्रेशन में थोड़ा ऐसा डिप्रेस सा महसूस करने लग जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो बस इतना पता होना चाहिए। फिर ये कह रहा है अगर इसको किसने पी लिया, क्रोनिक, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, क्रोनिक ही बोलते हैं क्या। ठीक है, तो वो अगर किसी ने ले लिया ना तो लीवर और किडनी डैमेज हो जाएगी, लीवर एंड किडनी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, और इससे क्या हो सकता है, यहाँ पे इसने बताया कि अगर ये स्किन के कांटेक्ट में आ जाए तो उसमें छाले हो जाएंगे। ठीक है, रेडनेस हो जाएगी चमड़ी की। तो ये इसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट दिए। फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म जो होती है ना, ये क्या है, एयर की और लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म क्या होगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी किस में, एयर में, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, और एक टॉक्सिक गैस बनाती है, कौन सी, फोस्जिन, या इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड, क्या बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया है कि इसलिए इसकी जब स्टोरेज की जाती है तो वो डार्क कलर की बोतल्स में की जाती है, किसमें,
डार्क कलर बोटल्स, और वो भी पूरी ऊपर तक फिलअप की जाती है ताकि उसके अंदर कोई भी एयर का कंटेंट ना रह जाए। ठीक है, फिर आगे इसने बताया है कि कुछ इसके अंदर ऐड किया जाता है, क्या, इथेनॉल। क्या ऐड किया जाता है? किस लिए ऐड किया जाता है कि जो क्लोफॉर्म है अगर वो फोस्जिन में कन्वर्ट हो चुका है तो उसको वो क्या है, लेस टॉक्सिक जो गैस है किस में कन्वर्ट कर देगा, ये जो डाई इथाइल कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा ताकि वहाँ पे फोस्जिन गैस ना मिले। ठीक है, आया समझ में? यस सर। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो अपने को दिया है क्या, आइडोफॉर्म। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे आइडोफॉर्म के बारे। इम्पोर्टेंट है, कहीं तुम ये सोचो ऑर्गेनिक में कहाँ यूज आएंगे, यूज आया हुआ है 2 मार्क्स में, कहीं आप ये सोच के इसको पढ़ो ही ना। ठीक है, हमारी लापरवाही हमें नीचे ले आएगी। ठीक है, परसेंटेज में वैसे किसके नीचे आने वाले अपना। ठीक है, तो आइडोफॉर्म की बात हो रही है। वैसे क्लोफॉर्म के अंदर आपको पता है कि उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, और भी यूज है। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कई केमिकल रिएक्शन देखी थी ना कि क्लोफॉर्म कहाँ पे यूज होती है, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन के अंदर पढ़ा था, पढ़ा था ना। क्या बनाते हैं उससे, एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाते हैं ना, प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक एमाइंस की प्रिपरेशन में यूज होती है। फिर आपने रिमर टाइमर बोलते हो क्या, ठीक है, उस रिएक्शन के अंदर इसका यूज देखा था। सैलिसैल्डिहाइड बनाते हैं ना इससे, सारे स्टेप इकट्ठे डाल दें ना तो एक ही स्टेप में बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इसी तरह एसिटाइलिन भी बनाते हैं। ठीक है, सिल्वर मेटल के साथ। चलो वो छोड़ो, आगे देखो आइडोफॉर्म के अंदर देखो ये अपने को दिया है फार्मूला CHI3। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आइडोफॉर्म। ठीक है, तो आइडोफॉर्म का हमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया है। इसने बताया कि आइडोफॉर्म जो है वो एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ की जाती है। किसके रूप में, एंटीसेप्टिक। ठीक है, और ये क्या होती है, अल्कोहल के अंदर सोल्यूबल होती है बट वाटर में इनसोल्यूबल। ठीक है, तो आइडोफॉर्म जो सॉल्यूशन जो यूज़ किया जाता है वो 3 to 4% सॉल्यूशन होता है ना अल्कोहल के अंदर। ठीक है, समझ में आया, आइडोफॉर्म जो अपने को दिए। तो ये एंटीसेप्टिक के अंदर यूज़ की जाती है और इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी कैसे होती है, जैसे ही ये स्किन के कांटेक्ट में आएगी, स्किन से कांटेक्ट होते ही क्या होगा, जो आयोडीन जो होती है वो लिबरेट होती है और उसी के कारण ही क्या शो करती है, ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करती है। ठीक है, हाईली अनप्लीजेंट स्मेल होती है। ठीक है, बदबूदार होती है। हॉस्पिटलों में जो स्मेल आती है ना वो इसके कारण ही आती है क्योंकि वो फर्श वगैरह साफ करते हैं ना, तो इसका यूज करते हैं किसके रूप में, डिसइंफेक्टेंट के रूप में। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में। तो इसका कुछ आपसे ज़्यादा नहीं पूछे जाने वाला। आइडोफॉर्म का बस ये पूछा जाता है कि वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी किसके कारण होती है, जैसे ही वो स्किन के कांटेक्ट में आएगी तो आयोडीन रिलीज होती है और उसी आयोडीन के कारण ये एंटीसेप्टल प्रॉपर्टी शो करेगी। समझ में आ गया? और कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो फिर ठीक है। उसके बाद आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट जो अपने को दिया है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपने को दिया है। सबसे पहले अगर आप यूज़ देखो इसके, ठीक है, तो पहली बात तो है आंख बंद करके लिख देना, यूज़ एज ए सॉल्वेंट, एज ए प्रोपेलेंट। ठीक है, इन एरोसोल। ठीक है, सेकंड जो इसका यूज़ अपने को दिया है वो दिया है फ्रियोन्स और रेफ्रिजरेंट की प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, उनकी सिंथेसिस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, फ्रियोन और रेफ्रिजरेंट। ठीक है, हाँ, इसका इम्पोर्टेंट नेम है क्या, पायरीन। क्यों, क्योंकि ये क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। किसकी फॉर्म में, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के अंदर। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है,
आया हुआ है ये, ठीक है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीहेलोजन कंपाउंड इज यूज एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, या पायरीन के नाम से जानते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन इसके आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने बताया और इसका यूज़ कहाँ पे हो सकता है भाई, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर क्या होगा, सॉल्वेंट के रूप में इसका यूज़ होना है, ठीक है। अब बात आती है कि इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की, ठीक है, बॉडी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के अंदर जो हमें बताया है कि ये ह्यूमन के अंदर क्या करेगा, अगर इसके कांटेक्ट में आता है तो उससे लीवर कैंसर हो सकती है, क्या हो सकती है, लीवर कैंसर। ठीक है। फिर आगे इसने बताया कि इससे दूसरे भी इफेक्ट यहाँ पे अपने को दे रखे हैं, क्या होगा, इसके कांटेक्ट से क्या होगी, डिजीनेस होगी, चक्कर आने लग जाएंगे, और नोसिया, जी मचलने लग जाएगा, और जी मचलेगा तो क्या आएगी, वॉमिटिंग होगी, ठीक है। इस तरह कई इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड अगर आप देखोगे, अगर इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उससे हार्ट बीट क्या होगी, इरेगुलर हो जाती है, धड़कन है ना वो क्या हो जाएगी, इरेगुलर इंक्रीज हो जाएगी, या यहाँ तक ये रुक भी सकती है, ठीक है। मतलब धड़कन रुकेगी तो छुट्टी होगी, ठीक है, समझ में आया। और इससे क्या है, अगर ये आई के कांटेक्ट में आएगा तो इरिटेशन होगी, आंखों में जलन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट दिए हैं। और एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट में अगर आप देखोगे वातावरण पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो ये क्या करेंगे, ओजोन डिप्लीशन के अंदर रोल प्ले करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन को इनिशिएट करवा देंगे। जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में जाएंगे, ठीक है, तो वो ओजोन का डिप्लीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। उसके बाद आती है फ्रियोन्स, यानी हम यहीं पे हम फ्रियोन स्टडी कर लेते हैं, और उसके बाद में हम लास्ट में पढ़ेंगे डीडीटी, ठीक है, बस 5-7 मिनट की बात है, ठीक है। तो फ्रियोन्स की अगर आपसे बात की जाए तो फ्रियोन्स क्या होते हैं, ये क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड होंगे, किसके, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन, ठीक है। ये मीथेन और इथेन के क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स होते हैं, जो कि हमें किस तरह मिलते हैं, जो हाइड्रोजन एटम होते हैं किसके, मीथेन या इथेन के, वो किससे रिप्लेस हो जाते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन से, ठीक है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे किया जाता है, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम के बेस पे, ठीक है। जो फ्लोरीन एटम जो प्रेजेंट है उनके बेस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को दिया है कौन सा, फ्रियोन 12 या फ्रियोन 11 ले लो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्रियोन 11 के अंदर, तो इसमें ओनली सिंगल क्या होगा, फ्लोरीन होगा, बाकी क्लोरीन होगी, ठीक है। अगर फ्रियोन 12 की बात करें तो इसका मतलब क्या है, इसमें 2 फ्लोरीन और 2 क्लोरीन, ठीक है। इसी तरह 13 में तो क्या होगा, ठीक है, 3 फ्लोरीन, और 14 के अंदर सारे का सारा फ्लोरीन होगा, ठीक है। अगर इनकी बात की जाए प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन हम किस तरह करेंगे, तो हमें पता है प्रिपरेशन होगी इसकी स्वार्ट्ज रिएक्शन से, किससे होगी, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में हमें पता है कि क्या करते हैं भाई, जो भी आपको क्या दिया होगा, कोई एल्काइल हैलाइड दिया होगा, क्लोरीन का हो या ब्रोमीन के हो, ठीक है, उसको हम ट्रीट करेंगे इनऑर्गेनिक हैलाइड के साथ, ठीक है। एंटीमनी फ्लोराइड अपने को दे रखा है, इसके साथ क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा,
ये फरियोन्स मिल जाएगा। तो इसके यूज़ क्या हैं? ये यूज़ किसके रूप में किया जाता है? रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, किस में? रेफ्रिजरेटर के अंदर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो गया और एसी के अंदर। ठीक है, Yes, sir. वहाँ पे इनका यूज़ किया जाएगा। तो नुकसान क्या होगा? तो एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें पता है क्या करेंगे भाई, ये ओजोन का डिप्लीशन करेंगे। क्या करेंगे? ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका फरियोन्स। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो दिए है डीडीटी। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। चलो कैटलिस्ट कुटलिस्ट सुन दो। डीडीटी का पूछा गया था एग्जाम में, फुल फॉर्म पूछी गई थी या इसका स्ट्रक्चर आया हुआ है। ठीक है, डीडीटी का डीडीटी इसको बोलते हैं क्या? पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। वाओ। ठीक है, तो ये आपको अब नहीं एग्ज़ाम टाइम में याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और इसको हम तैयार करेंगे किससे? इसको हम तैयार करेंगे, इसकी प्रिपरेशन देखते हैं पहले कैसे बनाइए, फिर स्ट्रक्चर अपने आप ही आ जाएगा आपको। ये क्लोरोबेंजीन से तैयार किया जाता है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन को हम ट्रीट करते हैं किससे? क्लोरल से। ठीक है, ये आपको क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल दिए हैं। ठीक है, वो एक क्लोरल के मॉलिक्यूल से क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ये है क्लोरल। ठीक है, इससे रिएक्ट करेंगे। किस तरह करेंगे? जिस तरह आपको स्ट्रक्चर बनाना है आप उसी तरह करवा दो इसकी। ठीक है, तो इससे जो आपको मिल रहा है वो मिल रही है क्या? डीडीटी है। ठीक है, समस्या मरेंगे सारे ही, है ना? शांति से बैठो। ठीक है, ये अपने को दिया है क्या? डीडीटी का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। कर लोगे? Yes, sir. उसके बाद स्ट्रक्चर तो हमें पता चल गया। अब इसके यूज़ सीधी सी बात है, ये इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो इसका काफ़ी यूज़ हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पे यूज़ होता है भाई? या तो फॉडर क्रॉप्स घास वाली है ना, ठीक है, और दूसरी कौन सी हो सकती है? शुगर केन की क्रॉप्स है। उनमें क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि वहाँ पे मच्छर होते हैं, कीड़े होते हैं। ठीक है, उनके लिए। किसके लिए? मॉस्किटोस। ठीक है, मॉस्किटो एनाफ्लीज के अगेंस्ट तो ये हाईली इफ़ेक्टिव हुआ था। ठीक है, लगभग मलेरिया को विश्व में ख़त्म करने के लिए यही जिम्मेदार था। ठीक है, तो बस इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ किया जाता है। लाइसिस वगैरह है, इंसेक्ट है, मॉस्किटो है, उनको ये क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा। इसके नुकसान क्या है भाई? नुकसान क्या है? इफ़ेक्ट क्या पड़े? ये जो है ना, ये क्या होती है? ये फैट सोल्यूबल होती है। जो डीडीटी है ना, वो क्या होती है? फैट सोल्यूबल होती है। ठीक है, और जहाँ भी ये डाल दी, जैसे पानी के अंदर इसको ऐड कर दिया, जैसे वहाँ समुंदर था, अमेरिका की बात हो रही थी, तो समुंदर में डाल दिया, वहाँ मछलियाँ थी, तो मछलियों उस पानी में रहती थी, तो ये जैसे ही उनकी बॉडी में पहुँचा तो उनकी बॉडी के फैटी टिश्यूज़ के अंदर इसकी क्या हो गई? स्टोरेज हो गई। ठीक है, और फैटी टिश्यू में जैसे इनकी स्टोरेज हुई, ठीक है, तो ये क्या है? कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब वो ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, उन मछलियों को खाया, जैसे जो पानी में रहने वाले जो दूसरे एनिमल्स थे, ठीक है, उसको ह्यूमन ने लिया, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कंटिन्यू क्या है?
क्या है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप, ठीक है, उसमें इंक्रीज होती रही। फूड चेन बोलते हैं ना, जैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में गई, तो यानी एक तरह से बायो मैग्नीफिकेशन का मेन रीज़न बन गया ये, ठीक है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट उससे सामने आए, ठीक है, बाद में इसको बैन कर दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। और एक लास्ट है, चलो कर ही लेते हैं, है तो नहीं एनसीईआरटी में, रिएक्शन हो जाएगी उससे, ठीक है। BHC होती है ना, बेंजीन का जब आप क्या करते हो, सीधा पढ़ना है इसको, इसका आप क्लोरीनेशन करते हो, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्या मिलेगी, मैंने उनका नाम नहीं बोला, 1 2 3 ये सरदा नहीं है इतनी बोलने की, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि ये आपको मिलने वाली है, ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा सभी की सभी पोजीशन पे, ठीक है। तो इसको कई जगह तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोल देते हैं, ठीक है, समझ में आया। और कई बार इसको अगर आप देखोगे तो यही बोलोगे ना, 1 2 3 4 5 6 है हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है, ये इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ होता है, ठीक है। वाइट आंट जो होती है ना क्रॉप्स के अंदर या सॉइल के अंदर, उनको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना हेलो एल्केन जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए।